भरत वर्मा। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट सेकंड पादप श्वसन का। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, जितना भी जो पादप श्वसन का बेसिक हमने पढ़ा था, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पादप श्वसन के मुख्यतः जो वायवीय श्वसन है उसके कितने चरण बताए थे। मैंने आपको 3 चरण बताए थे, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था ईएमपी पथ या ग्लाइकोलाइसिस। तो डालते एक नजर ईएमपी पथ पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएमपी पथ को, जिसका दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ईएमपी पथ इसको क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जो नाम जो है ईएमपी, ये क्या हुआ था, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है इस पथ को या इस प्रोसेस को खोजा था, जिसमें ई का मतलब होता है यहाँ पे एम्डन, एम का मतलब होता है मेयरहोफ और पी का मतलब होता है पारनास। तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है एम्डन मेयरहोफ पारनास पथ, या इस पाथ से भी इसको जानते हैं। अब क्या खूबी है, क्या क्या इसके की फैक्टर है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय पथ है, एक लीनियर पाथ है। ये आपको ध्यान देना है, ये चक्रीय वक्रीय कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल और केवल कैसा है, रेखीय पथ है, लीनियर मार्ग है, जिसमें कुल 10 चरण है। जिसमें कुल कितने चरण है, 10 चरण है। मतलब ये 10 चरण अपना 10 का दम दिखाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे जो है ये 10 चरण इसके कुल टोटल होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ग्लाइकोलाइसिस में न तो O2 लगती है, मतलब किसी भी प्रकार की O2 का इसमें उपभोग नहीं होता है, O2 काम में नहीं आती है, और न ही CO2 निकलती है, और ना ही किसी भी प्रकार की CO2 यहां से बाहर निकलती है। तो ना तो O2 निकलती है या उपभोग होती है, ना CO2 निकलती है, ना CO2 उपभोग होती है। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ये जो है प्रारंभ होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल में टूटता है। पायरुविक अम्ल जो होता है वो कितने कार्बन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो 3 कार्बनिक होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब हमने C3 चक्कर में पढ़ा था, तो C3 चक्कर का जो अंतिम उत्पाद हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ग्लूकोज। क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज पढ़ा था। तो ये था अपना C3 चक्कर, ग्लूकोज बना था। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है किसके अंदर, पायरुविक अम्ल के अंदर ये टूटता है। मतलब C3 चक्कर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज टूटेगा किसके अंदर, पायरुविक। अब टूटने को क्या बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइसिस। टूट कौन रहा है, ग्लूकोज। तो इसके लिए वर्ड जो होता है ग्लूको, क्या, ग्लूको। तो यहाँ पे या ग्लूको या ग्लाइको, इसीलिए जो चरण है इसको नाम क्या दिया गया है, ग्लाइकोलाइसिस नाम दिया गया है। मतलब ग्लूकोज का टूटना, और पायरुविक अम्ल में टूटता है। और पायरुविक अम्ल कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन लिखता है, और ये कितने कार्बन लिखता है, 3 कार्बन। तो कितने अणु बनाएगा, 2 अणु बनाएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल में टूटता है, और 2 अणु बनाता है किसके, पायरुविक अम्ल के बनाता है। अगली जो बात आती है इसके अंदर एक मेन जो है एक टर्म है, उसका ध्यान रखना आप खास तौर से, वो है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है वो अपन को देखना है। तो ये होता है कि किसी पदार्थ की ऊर्जा द्वारा, कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो मैं कहूं कि कोई पदार्थ है X, कोई पदार्थ है अपना X, अननोन पदार्थ है, अभी नहीं जानते। किसी पदार्थ X की ऊर्जा द्वारा, अब इस पदार्थ की कोई ना कोई क्या है, ऊर्जा। हम जानते हैं पदार्थ में ऊर्जा नहीं होती है, तो ये पदार्थ है, इसकी ऊर्जा है। ये सीधे ही बिना ईटीएस के, ईटीएस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है, ईटीएस क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में। तो एक तो पदार्थ की ऊर्जा यहां जाएगी, फिर एटीपी बनेगा। तो ये क्या होता है, इसके अंदर बिना ईटीएस के अंदर जाए एडीपी से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। मतलब एडीपी प्लस आईपी क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं बिना। तो एडीपी से एटीपी में परिवर्तन होना। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, किसी पदार्थ की ऊर्जा द्वारा सीधे बिना ईटीएस के एडीपी से एटीपी में परिवर्तन होना। मतलब एडीपी से एटीपी में परिवर्तन होना, इसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के मुख्य जो 10 चरण है वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या होता है, उन सब की हम बात करेंगे। 10 चरण है, उन 10 चरण में हम देखेंगे ईएमपी के 10 चरण है वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो चरण है कि ग्लूकोज क्या होता है, यहां से ग्लूकोज जो है
वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो एंजाइम काम में आता है वो आता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है? हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे जो है ऊर्जा का उपभोग होता है, मतलब एटीपी जो है वो एडीपी में टूट जाता है, मतलब साथ में क्या बना देता है? आईपी बना देता है, मतलब एटीपी एडीपी में रूपांतरित हो जाता है। और साथ में यहाँ पे तत्व काम में आता है Mg++। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको कि तत्व कौन सा काम में आता है? Mg++। अब नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है रॉबिन्सन एस्टर। क्या नाम होता है? रॉबिन्सन एस्टर। कई बार जो है नीट के एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नीट में कई बार जो है पूछा गया है। अब प्रथम चरण में जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? यहां से तब्दील होगा किसके अंदर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम में आएगा? आइसोमरेज एंजाइम काम में आएगा। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब रॉबिन्सन एस्टर का चरण 2 में किसमें बदलना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना। एंजाइम काम में आएगा आइसोमरेज। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसको बोलते हैं एक अलग नाम से न्यूबर्ग एस्टर। किसके नाम से? न्यूबर्ग एस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो है नीट के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूबर्ग एस्टर कौन सा होता है। तो वो होता है भाई माय डियर स्टूडेंट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहां से बात करते हैं, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? एक एंजाइम की उपस्थिति में, चरण जो है अपन बात करेंगे, चरण जो थर्ड है उस थर्ड चरण में हम बात करेंगे। तो थर्ड चरण में क्या होगा कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस एटीपी को एडीपी में तब्दील करते हैं। मतलब एटीपी को किसमें बदलेगा? एडीपी में बदलेगा। और क्या बनाएगा? यहां से बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की। तो सेकंड चरण में बनने वाला फ्रक्टोज 6 मतलब 6 नंबर कार्बन जो होता है, जो वल्य होती है, उसमें जो C6 होता है वहां पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आता है चरण थर्ड के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है? अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो है C5 और यहाँ पे C1 बना हुआ जो है, मतलब C1 जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी क्या हो जाता है? एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। मतलब कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। 6 नंबर पे जुड़ा हुआ तो क्या हो गया? 1,6 हो गया। तो यहाँ पे 2 हो गए तो क्या हो गया? 1,6 डाई। मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना देगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना देगा। मतलब यहाँ पे भी जगह है जुड़ने के लिए, किसका? फॉस्फेट समूह के लिए। अब बात आती है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। कि हाँ भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं हार्डन एंड यंग एस्टर। मतलब क्या बोलते हैं? हार्डन एंड यंग, जो एस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी जो है क्या नीट के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसमें से न्यूबर्ग में से और रॉबिन्सन में से, इन तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको इजीली जो है याद मेमोराइज रखना है। अब क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन की बात करें तो कितने हैं? 6 ही है, 6 कार्बन युक्त है। तो यहां से क्या करेगा? ये 2 चरणों में संपादित हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक तो बनाएगा यहाँ पे क्या? 3PgAl, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा, 3 कार्बन युक्त है। और इसी के साथ में क्या बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा DHAP, 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, ये 3 कार्बन युक्त है, ये भी 3 कार्बन युक्त है, मतलब 6 कार्बन युक्त कौन था? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था। ये टूट गया किसमें? 3 कार्बन DHAP में और 3 कार्बन 3PgAl के अंदर टूट गया। अब यहां से बाकी की रिएक्शन जो होगी वो यहां से प्रोसीड होगी। अब इसमें अगर अपन देखें तो देखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहली रिएक्शन जो है वो कैसी है? वो पहला चरण जो है वो कैसा है? वो है इरिवर्सिबल, मतलब अनुत्क्रमणीय, मतलब वापस ये इस दिशा में नहीं जा सकता है। तो चरण प्रथम है और बात करते हैं अगले चरण की। तो अगला चरण जो है, चरण की बात करते हैं वो है चरण थर्ड। मतलब ये भी क्या होता है? वापस से नहीं जाता है। मतलब चरण थर्ड और फर्स्ट के अंदर जो क्या होता है? ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब वापस उस दिशा में नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले चरण की। वो चरण है चरण फिफ्थ की। तो चरण फिफ्थ की हम बात करेंगे तो चरण फिफ्थ में क्या होगा भाई? तो चरण फिफ्थ में क्या होगा? ये चरण इसका फिफ्थ है, चरण फिफ्थ। तो चरण फिफ्थ में क्या होता है कि यहाँ पे जो
फोर्थ में जो हमारे पास में क्या बना था 3 PgL बना था, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना था, वो क्या करेगा अब H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल और IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में ये 3 PgL जो बदल जाएगा 1,3-डाई-PgL के अंदर, मतलब 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर बदले जाएगा। तो ये था फिर चरण। यहाँ पे भी 2 अणु है, वहां पे 2 अणु बने थे, कितने कार्बन युक्त, बात करें 3 कार्बन युक्त, ये भी कितने कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त, तो यहाँ पे 2-2 अणु इनके बने गए। अब 1,3-डाई-PgL जो है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, एक एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NAD में बदलते हुए क्या बनाएगा, एक अगला प्रोडक्ट बनाएगा 3 कार्बन युक्त, वो बनाएगा कौन सा, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, क्या बनाएगा, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। इसके भी कितने अणु बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2 अणु बनेंगे। अब यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो बना है 3 कार्बन युक्त, ये क्या करेगा, अगले एंजाइम ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 ADP को 2 ATP में बदलते हुए 2 ADP को 2 ADP में बदलते हुए ATP में बदलते हुए यहाँ पे क्या करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे ये भी कितने कार्बन युक्त होगा, 3 कार्बन युक्त होगी। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो बनी है ये क्या करेगी, तो ये हो गया चरण 5th, ये हो गया चरण 6th, ये हो गया अपना चरण 7, ठीक है। अब बात करते हैं चरण 8 की, ये चरण हो गया 8वां अपना। तो चरण 8 में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो बना है 7 के बाद में, ये एक एंजाइम म्यूटेज की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, म्यूटेज की उपस्थिति में बदल देगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, मतलब सॉरी 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल किसमें बदल देगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदल देगा। एंजाइम कौन सा आएगा, म्यूटेज। अभी भी अणु कितने हैं, 2 अणु है, कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। अब अगले चरण की बात करते हैं, चरण नंबर 9, चरण नंबर 9। तो यहाँ पे चरण 8 के बाद चरण 9 के अंदर 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाएगा। मतलब यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो बनी है चरण 8 के अंदर, ये चरण 8 के अंदर ये क्या करेगा, चरण 9 के अंदर एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एक एंजाइम जिसका नाम है एनोलेज, उसकी उपस्थिति में क्या करेगा, ये बनाएगा 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल। अब बात करते हैं चरण 10 की, आखिरी चरण है। 10 चरण मैंने बताया थे, 10 का दम 10 चरण बताए थे माय डियर स्टूडेंट। 10वें चरण में क्या होगा, जो चरण 9 के अंदर जो उत्पाद बना है ये भी कितने कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त, ये भी 3 कार्बन युक्त। तो ये 3 कार्बन युक्त 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो तीर का निशान कैसा है, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय, मतलब वापस उसी दिशा में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम पायरुविक एसिड काइनेज या पायरुविक अम्ल काइनेज की उपस्थिति में या तत्व Mg++ और K+ की उपस्थिति में क्या करेगा, अंतिम उत्पाद स्वरूप क्या बना देगा, पायरुविक अम्ल बना देगा, जो भी कितने कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त, कितने अणु बनाएगा, 2। तो ओवरऑल हमने जो 10 चरण पढ़े उसमें हमने क्या देखा है कि एक ग्लूकोज का अणु 6 कार्बन युक्त अंततः 10 चरण को पार करके क्या बना लेता है, 2 अणु बना लेता है, किसके, पायरुविक अम्ल के। कितने कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त, मतलब ये कितने कार्बन है, 6। तो ग्लूकोज टूट के बनाया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब इस अभिक्रिया के अंदर आपको जो हिंट टाइप की फैक्टर वो क्या है, वो है 1, 3rd और 10th। ये तीनों अभिक्रिया कैसी होती है, ये होती है कैसी, इरिवर्सिबल। कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, मतलब केवल एक ही दिशा में क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है। बाकी सारी की सारी रिएक्शन जो है इनको छोड़ के तीन को कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, मतलब उत्क्रमणीय होती है। अब जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है कि ओवरऑल रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, तो वो अपन देखते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ओवरऑल रिएक्शन में ये बना रहा है क्या, कि हमने लिया था क्या, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या करता है, 2 ADP + 2 IP + 2 NAD इनको जोड़ता है और आपस में जो है अनेक एंजाइम की उपस्थिति में, कहां पे, कोशिका द्रव में उत्पाद स्वरूप क्या बना देगा, यहाँ पे बनाएगा पायरुविक अम्ल प्लस
2 ATP प्लस 2 NADH। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, पायरुवेट में कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। कितने कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त। यहाँ पे कितने कार्बन युक्त, 6 कार्बन युक्त। कितने अणु, 1 अणु। तो ये थी इसकी ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल रिएक्शन, जिसको आप आसानी से देख के जो है समझ सकते हो। तो ये था संपूर्ण जो है ग्लाइकोलाइसिस। आशा करता हूँ आपको जो है ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया होगा।